अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। खबरें वही हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे एक नई बहस का आगाज़ हो जाता है और उस नई बहस का आगाज़ हो गया उससे कि जब बड़ी ये बातें होती रही हैं, जो हुकूमती जो बेंचेस पे बैठे हुए लोग हैं, जो हुकूमत है वो हमें ये बताती रहती थी कि इमरान खान साहब जेल में इतनी आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ा उनको एक महल किस्म का उनका एक सेल है और उनको बेपनाह सहूलियात मुयसर हैं। लेकिन उन तमाम बातों ने जो हम कहें कि बढ़ा चढ़ा के पेश की गई थी, उन्होंने सब ख़त्म कर दिया जब तमाम वो तस्वीर सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई और ये बताया गया कि इमरान खान साहब को जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या क्या पेश वहाँ पर उनको दी जाती हैं। उसके साथ ही आज इमरान खान साहब ने एक सहाफ़ी से उन्होंने बात भी की और अदालत में उन्होंने बात की कि मैं चूचू करने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन मुझे वाकई डेथ सेल में रखा हुआ है, मुझे जो अटैच वॉशरूम है वो बेसिकली अटैच भी नहीं है, उसी जगह पर है, शॉवर लेने के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ता है। ये तमाम बातें अपनी जगह होती रही। उसी से रिलेटेड और जो चीज़ें हैं उस पर भी अगर उमर अयूब साहब आज फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने भी बड़ी गर्मा गर्म वाली उन्होंने एक तकरीर की, क्या है उसका जो कंटेंट है वो आप सुन लीजिए, उस पर आगे बात करते हैं। हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जा रहा है और वो लोग रिहा होके बाहर आ रहे हैं तो वहां पे उनको उड़न तश्तियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर या पता नहीं कौन आ रहा है और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। कल ये गवर्नमेंट ने वजीर आजम इमरान खान साहब के सेल के फोटोग्राफ दिखाए शो करने के लिए। बुशरा बीबी साहिबा के पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, आपके हमारे मर्द हजरात हो गए, आप चले जाएं आलिया हमजा साहिबा, आप वहां पे चले जाएं सनम जावेद साहिबा, उनके पास रोपकार तैयार है, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि जेल का सुपरिटेंडेंट और वहां पे एसपी जेल खाना जात कहते हैं जी मुझ पे ऊपर से प्रेशर है। अच्छा, मैं ये चाहूंगी, मैं अपने प्रोड्यूसर से ये गुजारिश करूंगी कि जो तस्वीर अदालत में जमा कराई गई हैं और जो तमाम सोशल मीडिया की जीनत भी बनी है कि क्या वो फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह का वो कमरा है, कितना बड़ा वो कमरा है, क्या क्या इमरान खान साहब को सहूलत दी गई हैं, वो ज़रा तस्वीर एक दफ़ा फुल स्क्रीन पर चला दें। क्योंकि इसके बाद जो मैं एक जावेद लतीफ़ साहब का अपने ही प्रोग्राम में कहे हुआ जो शॉर्ट चलाना चाह रही हूँ वो कितना उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है वो ज़रा मैं दिखाना चाह रही हूँ। अब मैं आ जाती हूँ 5 जनवरी 2024, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जिन्होंने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक दफ़ा फिर ये कहा है कि जी महल नुमा वो सेल है जिसमें इमरान खान साहब को रखा गया। 5 जनवरी को हमारे ही प्रोग्राम में वो हमें क्या बता रहे थे, ज़रा देखिएगा। आप ये देखें कि आज भी जेल के अंदर जो उसको सहूलत मुयस्सर है, 8 कमरों पे मुश्तमिल एक कमरा बना दिया गया और उसमें जिम अलग है, उसमें खाने का इंतजाम 4 बावर्ची अलग करते हैं, जो मासूम की ख्वाहिश हो वो बनाते हैं, फिर 8-10 डॉक्टरों की टीम अलग उसको देख रही है कि मासूम को कहीं ठीक ना आ जाए। तो फिर आप ये देखें कि आप 5 स्टार होटलों में ऐसा फर्नीचर नहीं आपको देखने को मिलेगा जो मासूम के लिए फर्नीचर जेल के अंदर पहुंचाया गया। अच्छा। अभी उनको वो कलर पसंद नहीं आता तो वो कलर की वजह से फर्नीचर वापस हो जाता है, दूसरा कलर जाता है। तो ये क्या दुनिया में किसी मुजरम के साथ ऐसा सलूक होता है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है? ये वाकई आपकी इंफॉर्मेशन है क्योंकि ऐसा कहीं रिपोर्ट तो नहीं हुआ है। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ किसी इंफॉर्मेशन बुनियाद पे कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता जावेद लतीफ़ साहब के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर इन्फॉर्मेशन थी तो सरीहन गलत इन्फॉर्मेशन थी। आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड एट दैट टाइम, लेकिन मैंने उनसे इसीलिए उसकी तफसील जानी कि क्या वाकई आपके पास इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अभी जो वो ये बात कर रहे थे कि उनका 8 कमरे तोड़ के उनका एक सेल बना दिया गया है और जो उनको फर्नीचर पसंद आता है, हमने देखा 6 बाई 8 का उनका ये कमरा है, एक सिंगल बेड उनके रूम में डला हुआ है और वो पता नहीं किस बात कर रहे थे। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब आप मुल्क कौम को गुमराह करते हैं तो लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, कभी कभी सच सामने आ जाता है। अब मेरी बात शायद किसी को बुरा लगेगी, लेकिन बहरहाल जो हकीकत है वो तो हमने आपको दिखानी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। एक दफ़ा फिर अदालत में भी मफाहमत की गूंज सुनाई थी।
जब इमरान खान साहब ने बताया कि इस वक्त हालात जो हैं वो किस हद तक ख़तरनाक हो चुके हैं, तो जिस पे जस्टिस साहब ने फरमाया, जज ने फरमाया कि अगर वाकई ऐसे हैं तो आप हमें डरा रहे हैं, अब पर आप पर लाजिम है कि आप मुफाहमत करें। जब आग लगती है तो ये नहीं देखा जाता कि पानी पाक है या नापाक है। ये इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, जो पीटीआई हमेशा ये बात करती है कि जी ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। गुफ्तगू होगी नहीं होगी। आरिफ अलवी साहब जो कि मुल्क के साबिक सदर भी हैं, वो आज भी पुरुमीद हैं कि गुफ्तगू होगी। क्या कह रहे थे ये भी सुनते हैं। मैं अगर कोई घर के लिए बात करने जाऊं तो किससे बात करूं? घर के मालिक को तलाश करूंगा, घर में जो रह रहा है उसकी बात करूंगा। अगर चौकीदार कहता है कि मैं घर का मालिक बन गया हूं तो उससे बात करूंगा। जब मैं प्रेसिडेंसी में था तो कहता था डॉक्टर साहब मुज़ाकरात के जरिए बात होनी चाहिए, मगर किसी ने कभी जब भी नहीं की, आज भी नहीं कर रहे, ना करें। मेरा मुल्क है, मैं फिर भी कहूंगा वाहिद रास्ता है। जो घर में कब्जा किए बैठा हो उसको तो जरूरत ही नहीं आपसे बात करने की, मगर जिसका घर होगा वो हर दरवाजा खटखटाएगा, क्योंकि मेरा घर है, मैं तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा। मेरे ऊपर तो कोई न शर्म है इस बात की। हर दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन हर दरवाजा नहीं खटखटा रहे, यही तो रोना है। सिर्फ एक दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो दरवाजा मजबूती से बंद है। उस घर वाले यही हमें बता रहे हैं। शहराम तरकई साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। जी अस्सलाम वालेकुम शहराम तरकई साहब, कैसे आप? खैरियत से? सर बात का आगाज़ कहाँ से करूँ? इमरान खान साहब को दी हुई सहूलियात से करूँ, कहाँ से आगाज़ करूँ? मतलब अभी आपने खुद सुना कि हमें ये बताया जा रहा था, हमें भी गुमराह किया जा रहा था, अवाम को भी गुमराह किया जा रहा था कि बहुत महल है उनका। अब आप मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आपने हुकूमत भी चलाई। जेल मैनुअल ए क्लास, बी क्लास, उसके तहत यही फैसिलिटीज़ होती हैं। मुतमईन है खान साहब? लेकिन पहले तो जावेद लतीफ़ साहब को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने इतना ब्लेटेंट और इतना ओपनली आपके चैनल पे झूठ बोला, तो अगर वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहते हैं तो उनको बड़ापन दिखाना चाहिए और उनको इस झूठ पे खुलेआम माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी हुकूमत ने तस्वीरें शेयर की हैं, इंफॉर्मेशन शेयर की है, हमारी नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर है, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, इस पर कोई प्रूवन अभी तक कोई चार्ज नहीं है। जो आपने उस पर चार्ज लगाया था साइफर का, 15 मिनट के अंदर 70 पेजेस का आपने जज साहिब ने, ये पाकिस्तान की नहीं तारीख का सबसे पहला फैसला था जो 15 मिनट में सुनाया गया और 70 पेजेस लिख के हैंड ओवर कर दिए गए। मतलब इतनी एफिशिएंसी से अगर हमारी अदालतें काम करें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कभी कोई केस ही अदालत में ना रहे। अदालतें मेरे ख्याल से 6-7 महीने के बाद बिल्कुल फारिग हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि मैंने 2 दिन पहले भी एक टीवी चैनल पे कहा था कि 306 या 307 दिन आज इमरान खान को हो गए। जो केस हाई कोर्ट में आता है वो प्रूव हो जाता है कि वो गलत है। उस दिन साइफर का साबित हुआ वो गलत है, उससे पहले एक केस साबित हुआ गलत है। इद्दत का केस जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, इस्लामी कवानीन के मुताबिक जब वो खातून जो कहती है वो बाइंडिंग होता है। ये दुनिया का वाहिद केस है और इस्लामी कानून का वाहिद केस है जिसमें इस्लाम का कानून है, पाकिस्तान का कानून है। उस औरत के अगेंस्ट क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जब जज ने कहा, जो उसने अंडरस्टैंड किया, जज चेंज हो गया। तो मतलब जितने दिन वो रह रहा है और जिस तरीके से वो रह रहा है, ये बेगुनाही के जितने दिन उसने काटे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा तरकई साहब, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ आपसे कि ठीक है, जो इमरान खान साहब जिस तरह से वो रह रहे हैं, कैद तनाई में रह रहे हैं, उनको पार्क की भी इजाज़त होनी चाहिए कि वो टहलें, लेकिन वो नहीं उनको दी थी एक कॉरिडोर में। ये सारी बातें आपने, लेकिन कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है या तारीख से कुछ सीखा है? यही इमरान खान साहब थे जो कहते थे मैं तुम लोग के कमरों से एसी निकलवा दूंगा, तुम लोग के कमरों से मैं टीवी निकलवा दूंगा। फिर राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी जिस तरह से डाली, उनको जिस तरह से डेथ सेल में, एक्चुअल तो उनको डेथ सेल में रखा। तो क्या हमारे सियासतदान तारीख से कुछ सबक सीखते हैं? पीटीआई कुछ सबक सीखेगी? देखिए, 2 चीज़ें। एक तो ये, अगर हमने कोई गलती की और उसको कोई और रिपीट कर रहा है तो वो कहते हैं ना कि 2 गलतियाँ, 2 रॉन्ग डजंट मेक 1 राइट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो इमरान खान के और इनके केसेस में फ़र्क है। नवाज शरीफ के साथ कंपेयर करते हैं ना, नवाज शरीफ में तो फ़र्क ही होगा ना सर। मैं कहने कुछ चाहता हूँ। नवाज शरीफ को आज साफ़ कर दिया, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक प्रोवाइड कर दिए गए। वो जो लीक्स आई उसमें उसका रिकॉर्ड आया, वो प्रूव ना कर सका। आज भी आई, उस पर वो प्रूव नहीं कर सका, प्रूवन गिल्टी था। इसमें तो 100% फ़र्क है। एक दूसरी बात यह है सर, मैं एक बात कंप्लीट कर लूँ प्लीज़।
नवाज शरीफ जब जेल में थे, शहबाज शरीफ ने लेटर लिखा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि इसको गुर्दों का मसला है, इसको एयर कंडीशन इससे ना उतारे, एयर कंडीशन लगाए रखें। उनको इजाजत मिल गई, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये कि पहले लगा हुआ था, हटाने लगे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ना हटाएं। वो तो शहबाज शरीफ ने रिक्वेस्ट की ना, लेकिन आपने पूरी कोशिश की। ब्रेक लेने दें। मोहसिन शाहनवाज हमारे साथ होंगे, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है PMLN के। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन रांझा साहब। मोहसिन रांझा साहब, आपने तो थोड़ा सा लेट हमें ज्वाइन किया, लेकिन उससे कबल मैं जावेद लतीफ़ साहब का एक शॉर्ट चला रही थी जो हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था और हमें ये बताया था कि जो इमरान खान साहब जिस सेल में रहते हैं उनको 8 कमरों को तोड़कर उनका एक सेल बड़ा वसी और अरीज बनाया गया है। फिर उनको हर किस्म की फैसिलिटी है, पता नहीं कितना महंगा कीमती तरीन फर्नीचर डाला गया है। और फिर वो ये कह रहे थे कि ये मैं बड़ी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपसे ये खबर शेयर कर रहा हूँ, लेकिन सर ऐसा साबित तो नहीं हुआ। क्या आप आज भी इस बात पे कायम हैं कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटीज़ इमरान खान साहब को दी गई हैं जेल के अंदर? देखिए, फैसिलिटीज़ जो है इमरान खान साहब को जो बताई जा रही हैं, और फैसिलिटीज़ जेल में B क्लास होती है बेसिकली। जो B क्लास की फैसिलिटीज़ होती हैं वो किसी भी जो किसी मुल्क का साबिक जो कोई वज़ीर आज़म रहा हो या किसी ने मेरे ख्याल से ग्रेजुएट हो या उसने एक सर्टन गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो टैक्स पेयर किया हो और टैक्स पेयर हो, हायर टैक्स पेयर हो, तो ये डिफरेंट लोग इंटाइटल होते हैं डिफरेंट फैसिलिटीज़ के। उन फैसिलिटीज़ में जो इमरान खान साहब को फैसिलिटीज़ दी गई थी उसमें जाहिर है वो फैसिलिटीज़ फर्नीचर या वो जो चीज़ें जेल के कंपैरिजन आप इस तरह से करते हैं कि आप जेल में एक आम कैदी की बैरक और एक ऐसा कैदी जिसको ये फैसिलिटीज़ दी गई हों उसकी बैरक, ये दोनों बैरक्स दिखाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या फ़र्क है। और वो भी बहुत बड़ा रिलीफ है कि आपके पास टीवी का आ जाना, आपके पास टेबल का आ जाना, आपके पास कुर्सी का आ जाना, आपके पास वॉशरूम प्रॉपर आ जाना, या आपके पास खाने पीने के लिए चीज़ें, आपको खाना आपका आ जाना अंदर, ये फैसिलिटीज़ होती हैं। आपको बाकी चीज़ें मिल जाना, अगर आपके पास एक्सरसाइज नहीं है तो आपको एक्सरसाइज मिल जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। आपको वॉक करने का टाइम मिल जाना, यही चीज़ें होती हैं। बाकी देखें, बाकी जेल में क्या होता है, जेल में एक जेल की दुनिया एक अलहदा दुनिया है। उसके अंदर आप जेल के बीच में क्या चीज़ें जा रही हैं, कौन पहुंचा रहा है, हुकूमत की पाबंदियां हो भी तो चीज़ें चली जाती हैं और ना भी हो तो रूटीन में भी जा सकती हैं। लेकिन ये जो जेल की साइंस है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन जो फैसिलिटीज़ उनके पास हैं, इससे मरियम नवाज का जब हमने सेल की बात की और हमने उस वक्त ये आवाज़ उठाई कि मरियम नवाज के सेल का क्या तरीकाकार है, उसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। एक खातून होने की हैसियत से जो उनका बेसिक राइट था, लेकिन उन्होंने खैर फैसिलिटीज़ कभी मांगी भी नहीं। वो ऐसी दिलेर थी कि उन्होंने लिख के भी दे दिया कि मुझे एक आम कैदी की तरह रखा जाए। नवाज शरीफ साहब के पास फैसिलिटीज़ थी, लेकिन उनके बारे में इमरान खान साहब खुद AC उतारने अमेरिका पहुँच गए थे। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब, हाँ, लेकिन वो AC उतरा, लेकिन क्या वो AC उतरा? ये हुकूमत थी ना, उनसे ही पूछिए ना कि उन्होंने उतारा कि नहीं उतारा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। तो लेकिन जहाँ पर नहीं उतारा, राना सनाउल्लाह साहब की जेल का है सवाल, उनको जब ड्रग्स के केस में उनके ऊपर झूठा मुकदमा 15 किलो हेरोइन डाली गई, तो उनको जब जिस सेल में रखा गया, मुझे खूब अच्छी तरह याद है, मैं राना साहब को खुद मिलने गया, उसमें उन्होंने कीड़े छोड़े हुए थे। जहाँ पर सोने की जगह थी वहां पर चादर की और एक तकिए की इजाजत दी गई थी और नीचे से नाला बहता था, यानी कि जेल की जो निकासी थी उसका नाला वहां से गुजरता था। इस तरह के बुरे हालात में राना सनाउल्लाह साहब को रखा गया था। और बाकी जो मैं खुद अभी यही बात कर रही थी, छोड़ दे वजीर आजम को, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को जिस तरह से रखा गया था उसके एग्जाम्पल पे बात करी थी। शेराम तरकई साहब हमारे साथ मौजूद है। मेरा सवाल यही था कि कुछ सबक हम सीखेंगे, हम ये सियासी दुश्मनियाँ या सियासी
केसेस के तौर पर, फिर जो ये वाले जो हम बदले लेते हैं, क्या आप आज इस फोरम पे ये बात एटलीस्ट कर सकते हैं कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट दोबारा से आई, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने किया था कि कोई सियासी केसेस नहीं बनाएंगे, सियासी कैदी नहीं होगा और जेल में कम से कम ये नारवा सलूक नहीं करेंगे, बदले नहीं लेंगे? देखें, रांझा साहब बैठे हुए हैं, इनकी वफाक में भी हुकूमत और पंजाब में भी इनके पास हुकूमत इन्हीं की है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है। आज भी अगर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करना चाहे, मैं टीवी पे कह रहा हूँ, खुल के कर सकते हैं। कहीं पे एहतजाज करना चाहें कर सकते हैं। हम उनको कहते हैं कि जाएं करें। अगर कोई एक केस दिखा दें जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अभी तक, हमारी यहाँ पे ये तीसरी हुकूमत है, कोई एक केस बताएं जिसमें तहरीक इंसाफ ने अपने मुखालिफ पे एक केस बनाए हो, एक, ठीक है जी, जलसों की खुली इजाज़त है। दूसरी तरफ देखें, आप कहते हैं कि हमें वोट को इज़्ज़त दो, ठीक है, आप कहते हैं कि जी हम बड़े खुले दिल वाले हैं, हमसे बात करें, ये करें। तो देखें, जब आप इस तरह की बातें करते हैं, आप उसको अमलन प्रूफ करते हैं, आप साबित करते हैं कि आपने अपनी गलतियों से सीखा है। ये कोई तीसरी चौथी दफ़ा इनको हुकूमत मिली है, तो अगर चौथी बार भी बंदा उसी तरीके से गुजरे और वही चीज़ें करे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हमने गलतियाँ, देखें हमने गलतियाँ की होंगी, हाँ। हमसे गलतियाँ हुई होंगी, मैं उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम तहरीक इंसाफ पंजाब में जलसा करे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इतना दम नहीं है कि वो हमें इजाज़त दे कि आप आए खुल के जलसा करें। वफाक की हुकूमत में इतना दम नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे। तो सियासी जो है ये टेम्परेचर या सियासी बड़ापन या सियासी खुले दिल का मालिक होना, ये अमलन आपको प्रूफ करना पड़ता है ना। तहरीक इंसाफ और लेटर प्रूफ कर रही है। शाहनवाज साहब, ये चीजें किस तरह से हल होंगी? आज आपने सुना कि इसकी बाज़गश्त हमें अदालतों में भी सुनाई दी गई, वहां पर भी मुफाहमत की और मुज़ाकरात की बात हुई। इवन दो उन्होंने पीटीआई को ही कहा कि अगर कुछ ऐसा हो गया जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं तो आप जिम्मेदार होंगे, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन मुज़ाकरात का आगाज कैसे होगा, क्यों कर होगा, अगर माहौल यही बना रहा जिसकी निशानदेही शहराम तरके हिसाब कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इमरान साहब ने जो एक बयानिया इनका, ये देखिए, इन्होंने एक तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और नफरत का वोट लिया है। अब ये एक इनको फिक्र ये है कि वो जो ऑडियंस इनका है, जिनके आगे इन्होंने वोट इस बात का लिए, उस ऑडियंस को क्या जवाब दें। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका ये आ रहा है, इनको मेरे ख्याल से इससे बालातर हो जाना चाहिए। ऑडियंस जो है, अगर इनके मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और इनकी पार्टी को फ़ायदा होता है तो ऑडियंस को भी मेरे ख्याल से मुतमईन करने की सूरत हाल में आ जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बुनियादी गलती करें। दूसरी बात ये है कि 9 मई को ये अभी तक मतलब उसको ये कह रहे हैं कि वो एक बड़ा सही वाक़या, काफ़ी लोग इनके तर्जमान जब आते हैं वो 9 मई को जस्टिफाई कर रहे हैं और कहते हैं कि 8 फरवरी को हमने बदला ले लिया 9 मई का। देखिए, ये बहुत गलत एक बात है, ये नहीं होनी चाहिए, इस बात से विड्रॉ करना चाहिए। तीसरा, इनको आर्मी चीफ और बाकी इदारों के जो सरबराह हैं उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए, एक्यूजेशन नहीं करनी चाहिए जब तक कि कोई सबूत मौजूद ना हो। और चौथी बात ये है कि इनको, अगर इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाना है तो इनको बाकी पार्टी की बात सुनी चाहिए, फिर जुडिशल कमीशन शुरू करें 2013 से, लंदन प्लान से, जनरल जहीरुल इस्लाम साहब से जब एक कुव्वत को रास्ता दिया गया, उस दिन से लेके फिर ये आगे तक 18 तक की क्या तो वो भी कमीशन में डालें। और फिर लेकिन जुडिशल कमीशन राजा साहब आप 2013 से बनाए, जब से हाँ प्लीज ये रिस्पॉन्ड करना चाहता। मैं राजा साहब ने बड़ी मजेदार बातें की हैं। देखें, जुडिशल कमीशन, मैं आपको कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ का मैं एक रुकन हूँ, सीनियर रुकन हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, आप जब से बनाना चाहें, आपकी हुकूमत है, आप बनाएं। बनाना तो इन्होंने बनाए ना, आप रिक्वेस्ट तो इन्होंने करनी। दूसरी बात ये, आप 9 मई की बात कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन बनाएगा, हकीकत सामने आएगी तो हमें अगर कोई गुनाहगार है उसको सज़ा मिल जाएगी। तीसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ की आप बात कर रहे हैं, किसी और लोगों की, इदारों की, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। आप अपने लीडरान की, मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, इनके लीडर्स की वो स्टेटमेंट्स उठा लें जो इन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ, ISI चीफ के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ जो इन्होंने ओपन इन्होंने कहा है, तो मतलब क्या वो जस्टिफाइड? राजा साहब, लास्ट कमेंट सर, जुडिशल कमीशन तो आप लोगों ने बनवाया और ये बनाए, मैं उनको कहता हूँ बिल्कुल बनाना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि राजा साहब बनाए। देखिए, इलेक्शन रिगिंग एक अलग बात है और ये कहना कि मेरी बीवी को जहर दिया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है,
9 मई फौज ने खुद करवाया है। नहीं हाँ, ये कहीं और बात चली गई जुडिशियल ना। कमीशन सर आप नहीं बनवा लेना, आप 2013 से बनवा लें। मैं तहरीक हुकूमत इंसाफ में की तो तरफ आप से हैं। कह रहा हूँ, आप बनाए, हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल जुडिशियल कमीशन पे बिल्कुल पार्लियामेंट हमले से शुरू करके जब तक सारा सबर हो सारा बनाना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। और मेरे आप ख्याल जहाँ से से कहें बना लें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। कल मैं शुएब शाहीन साहब से मैंने चले, ये बात बहुत की और मैं इनसे 2013 से शुरू करें और होना चाहिए। ये अच्छी बात है पाकिस्तान की आवाम के आगे। बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस बात से आपकी, मेरा ख्याल है शराम तनवीर मेरे साहब ख्याल कह से रहे हैं, इससे भी थोड़ा आप पीछे जब से चले बनवाना जाएं। चाहें बनाएं, ये आपको डॉन सपोर्ट लीग्स करेंगे, लेकिन बनाएं, बनवाना दूसरी चीज हुकूमत को बनाएं, करना वो पड़ेगा। ये इनिशिएटिव हुकूमत को लेना पड़ेगा, अपोजिशन उसके लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया शराम तरकई साहब, आपसे राजा साहब आपका भी। और मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। भारत में इलेक्शन हो गए हैं। 9 जून को मुमकिन तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन इस दफ़ा वो उतने बाख्तियार नहीं होंगे क्योंकि वो इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाएंगे। ज़रा तफसील से इस पर तज्जिया जानेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगर ज़रा भारत के इलेक्शंस की और भारत के इलेक्शंस के नताइज की बात कर लें, नरेंद्र मोदी जो कि पिछले 2 अदवार से बग़ैर किसी इत्तेहाद के मुकम्मल ताकत के साथ वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनते रहे, लेकिन इस दफ़ा जब तीसरी दफ़ा इलेक्शन हुए, बज़ाहिर तो वो जीत गए, लेकिन उनकी जीत को भी हार ही कंसीडर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरे वज़ीर आज़म के तौर पे 9 जून को हलफ उठाएंगे, लेकिन जो भारत में 19 अप्रैल को जो इलेक्शन का आगाज़ हुआ था, जो मरहला शुरू हुआ था, उसके मुताबिक इंतखाबात की बाजी हुकूमती इत्तेहाद NDA का पलड़ा उसमें भारी रहा, लेकिन वो हुकूमती इत्तेहाद था जिसने 543 नशिस्तों की लोकसभा में 293 नशिस्तें अपने नाम की। इसी तरह अगर हम अपोजिशन इत्तेहाद की बात करें तो उन्होंने 230 नशिस्तें हासिल की हैं। इम्कान है कि नरेंद्र मोदी जो है वो 9 को हलफ उठा लेंगे और ये पहला मौका है डेफिनेटली बीजेपी की जानिब से कि वो किसी इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाएगी। अब भारत में हुकूमत साजी के लिए तकरीबन 272 सीट्स की ज़रूरत होती है, जबकि बीजेपी से 240 नशस्तें हासिल कर पाई है। ताहम हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दूसरी जमातें मोदी को सादा अक्सरियत में कामयाब कर देंगी। इस पे ज़रा बात करेंगे और इसके असरात पाकिस्तान पर क्या पड़ेंगे और क्या वजह, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब पहले इलेक्शन में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो ये बात भी हम सुनते थे कि नरेंद्र मोदी अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये कैसे मुमकिन था और क्या सोच थी, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, साबिक़ वफाकी वज़ीर, हमारे साथ इस ज़रा मौजूद है। काफ़ी इनकी ट्वीट जिसमें वो ये तमाम चीज़ें प्रिडिक्ट भी करते रहे। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये बताइएगा कि जो सॉरी नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म का हलफ तो शायद उठाने जा रहे हैं 9 जून को, लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन हार गए, जबकि अगर अलायंस की हम उनके बात देखें तो बहरहाल उन्होंने नशिस्तें तो ज़्यादा ले ली हैं। नहीं बिल्कुल, ये बड़ा ही अहम सवाल है जो आपने डाला। इशू ही ये है, देखिए पहली बात तो ये देखिए कि ये इलेक्शन किस माहौल में हुए थे। ये इलेक्शन इस माहौल में हुए कि डेफेमेशन का एक केस बना करके जो राहुल गांधी हैं उनको उनकी जो असेंबली सीट है उससे डिस्क्वालीफाई करके फिर उनको जेल में भी डालने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल और एक और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो दोनों को तो जेल में डाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने जो माहौल क्रिएट किया नरेंद्र मोदी ने, वो ये था कि यूपी में, दिल्ली में, इन जगहों के ऊपर, कश्मीर में, इन जगहों के ऊपर वो कैंपेन ही अलाउ नहीं कर रहे थे अपने सियासी मुखालिफिन को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसके बारे में एक हमारे जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक हालांकि पाकिस्तान जैसा तो खैर नहीं हो सकता किसी जगह पे, लेकिन वहां पे जो पहली बार ये समझा गया कि वो एक सबड्यू हो गया है और बीजेपी उसको जो है वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रही है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी उन्होंने जो है वो नीचे लगा लिया। सारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, आपने अगर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो जो उन्होंने बाद में की, तो उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, हम पूरी रियासती कुव्वत और जबर के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। और इसलिए जब शुरू हुआ इलेक्शन तो बुनियादी नारा उनका ये था कि अब की बार 400 पार। और नरेंद्र मोदी के जो तमाम लोग थे वो ये बार बार कह रहे थे कि ये फॉर्मेलिटी है इलेक्शन, हम तो 400 का हिस्सा पार करेंगे
और उसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे। और बुनियादी बात ये थी कि इसको एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय कि हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम बनाएंगे। और तमाम तर जो कैंपेन थी वो एंटी मुस्लिम और मुस्लिम हेट्रेड के ऊपर थी, राम मंदिर के ऊपर थी। आपको पता ही है, सिर्फ 5 महीने पहले फैजाबाद में जाके उन्होंने जो बाबरी मस्जिद गिराई थी उसके ऊपर राम मंदिर बनाया। और यूपी में जिस तरीके से उन्होंने एक और तकरीरें उन्होंने की कि अगर ये जीत गई कांग्रेस तो आप लोगों का जो मंगलसूत्र है ये भी मुसलमान जो है वो ले जाएंगे, और मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं तो ये वसाइल पे कब्जे कर लेंगे, और अगर मोदी इलेक्शन नहीं जीत सके तो ये मुसलमान डोमिनेट हो जाएगा। तो सारी कैंपेन उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और उस पर खड़ी की। और जो अपोजिशन थी उसकी जो कैंपेन थी वो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है, जिसमें आपने देखा होगा कि अंबानी साहब के जब शादी हुई तो उन्होंने अपने बेटे की शादी के ऊपर 1.5 अरब रुपया प्री वेडिंग के ऊपर ही खर्च कर दिया। तो इस टाइप का एक तरफ अडानी, अंबानी और ये सारे जो है ये उनकी कैंपेनें चला रहे थे, और दूसरी तरफ ये एक एंटी मुस्लिम कैंपेन के ऊपर चले गए। तो इसलिए ये अहम है कि ये जो कह रहे थे कि हम 400 सीटें जीतेंगे, वो 240 सीटों के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो गया, और अलायंस पूरे का पूरा जो है वो 200 तकरीबन 93 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो गया। और पहली बार आपने एक और बात भी अपने इंट्रो में जो बताई है वो ये कि पहली बार मोदी जो है वो अलायंस पे डिपेंडेंट है आप अपनी हुकूमत के लिए। इससे पहले वो जब गुजरात में भी चीफ मिनिस्टर थे तो वो बड़े अथॉरिटेरियन चीफ मिनिस्टर थे, उनको कभी कोalition की जरूरत नहीं पड़ी। पहली बार वो कोalition की जरूरत के साथ अब प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन चौधरी साहब, इस दफा मुख्तलिफ क्या हुआ? बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जानने वाले मोदी, और फिर जाहिर सी बात है उनका तो अगर आप उनका पास्ट उठा लें, उनका बैकग्राउंड उठा लें तो वो हमेशा से एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, इलेक्शन के दिनों में तो और मजीद जाहिर सी बात है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर जिस तरह से आपने खुद बात की कि फैजाबाद जो है राम मंदिर वहाँ पर बनाने वाली बात और 5 महीने पहले मुकम्मल किया, तो वो इंडिया जो पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल जो बुचर ऑफ गुजरात या एंटी मुस्लिम कैंपेन बाय कर रहा था, इस दफा क्यों नहीं की उसने? फिर इसलिए इस दफा जो ज्यादा एक तो काम हुआ है ना, पूरी दुनिया में एक आप देख रही हैं एक जो सोशल चेंज है वो बड़ी एविडेंट है। एक जो दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक हवा है, चाहे वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हो, पाकिस्तान में तो आप देख ही रही हैं, और हिंदुस्तान में भी जो इस किस्म का एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है उसको पसंद नहीं किया गया। और वोटर ने बड़ा जो है, आई मस्ट प्रेज इंडियन वोटर कि किस तरह से उन्होंने जाके इस आमरीत को मुस्तरद किया नरेंद्र मोदी की, और उन्होंने कहा कि हम इस पे वोट नहीं करेंगे। जो बुनियादी वोट पे पड़ा वो आपकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के ऊपर पड़ा, और ये इस बात के ऊपर पड़ा, हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि वो बड़ा दावा करते हैं कि 6-7% के ऊपर हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहां पे जो गुर्बत है उसमें इजाफा हो रहा है। अभी आपने देखा कि कल अगर आपने देखा होगा कि जो रवंत ये है, कंगना रवंत है जो कि इंडियन एक्ट्रेस भी हैं, वो बीजेपी के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीती। वो दिल्ली जा रही थी चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ के ऊपर जो तलाशी ले रही थी कांस्टेबल, उन्होंने उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि जो पंजाब है वहां पर जो फार्मर है उसका बुरा हाल कर दिया, उसकी जो है फसल खरीदी ही नहीं जा पा रही, और जो भारतीय पंजाब है उसमें शदीद इस वक्त इकोनॉमिक डिप्रेशन है। एक तरफ तो जो अंबानी है, अडानी है, मित्तल है, और इवन जो उनके और बाकी अमीर लोग हैं वो तो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं, जिसमें फार्मर्स शामिल हैं, लेबर शामिल है। और जो बुनियादी कैंपेन की थी इंडिया अलायंस ने, जिसको राहुल गांधी हेड कर रहे थे, उन्होंने जो कैंपेन की थी उन्होंने इसी डिस्पैरिटी पे की थी। सो इंडियन वोटर ने एक्सट्रीमिज्म को मुस्तरद किया, इंडियन वोटर ने ये जो शो ऑफ है अथॉरिटेरियनिज्म इसको मुस्तरद किया, और उन्होंने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के ऊपर जो है वो बेसिक वोट डाला है। चलें, अब बहरहाल इलेक्शंस हो गए, नरेंद्र मोदी इत्तेहाद के बाद एक हुकूमती इत्तेहाद के तहत वो वज़ीर आज़म बन भी जाएंगे, लेकिन क्या हम आने वाले वक्त में कोई मिड टर्म इलेक्शन इंडिया में देख रहे हैं, या आपको लगता है कि ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर पाएगी? ये वो सवाल है जो हमेशा पाकिस्तान के हर इलेक्शन के बाद उठाया जाता है। नहीं, देखिए हिंदुस्तान में भी बड़ी दफा
हुकूमतें मुद्दत पूरी नहीं कर पाई और वहाँ मिड टर्म इलेक्शंस हुए हैं। यहाँ पे जो इस वक्त असल चीज़ है ना, जिसकी तरफ आपने भी पहले इशारा किया कि जो मोदी साहब हैं, उन्होंने अपनी सियासत में कभी भी जो है वो मेजॉरिटी के बगैर हुकूमत नहीं की है। सो पहला मौका होगा कि जब वो कोalition में एक मखलूत हुकूमत में हुकूमत कर रहे होंगे। अब इस हुकूमत के जो इम्पोर्टेंट कोalition पार्टनर्स हैं वो बुनियादी तौर पे दो हैं, एक चंद्रबाबू नायडू हैं और एक नीतीश कुमार है। अब और ये बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अब ये जो दो लोग हैं, इन्होंने ये लोग जो है, एक तो ये बाहर उतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं है जितना आरएसएस या बीजेपी या मोदी की जो पॉलिसी है, और ये लोग जो है इनका वोटर भी बहुत बड़ा तादाद में जो है वो मुस्लिम वोटर भी इनका जो है वो वोटर है। अब देखना ये है कि क्या ये जो दोनों कोलिशन पार्टनर्स हैं ये मोदी को आखिर 5 साल तक सहारा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर आपने कल से देखा हो, परसों से, तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की जो अपनी बड़ी पॉपुलर उन्होंने स्वीप किया है, लेकिन जो ही वो मोदी के साथ गए हैं तो उनकी अपनी पार्टी जो है उसके अंदर भी एक रिजेंटमेंट शुरू हो गई है और वो लोग इतने खुश नहीं हैं कि आप मोदी के साथ जाएं। और हिस्टोरिकली नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को अपने बड़े क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये आपने तो अपने ससुर को जो है वो पीठ पीछे छुरा घोंप दिया था, और काफी उनकी आपस में तलखियां रही हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि, और फिर आज मैं देख रहा था कि काफी इंपॉर्टेंट जो स्लॉट्स हैं, मिनिस्ट्रियल स्लॉट्स, वो भी दोनों पार्टियों ने मांग लिए हैं बीजेपी से। तो अब वो कितना अकोमोडेट कर पाएंगे, लेकिन मेरा यही ख्याल है कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी और ये मिड टर्म पोल की तरफ जाएंगे। और ये भी देखना है कि जो इंडिया अलायंस है वो अपने अगले पत्ते कितने अच्छे खेलता है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक ब्रेक यहाँ पर लेना है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे फवाद चौधरी साहब से और इंडियन इलेक्शंस के स्पेसिफिक इस सिनेरियो में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मजीद सवालात करेंगे फवाद चौधरी साहब से। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अच्छा, अब क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब भी नई हुकूमत अगर भारत में आती है तो उसकी क्या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे, आया कुछ बेहतरी आएगी या बेहतरी नहीं आएगी। मैं इस तनाजुर में ये पूछ रही हूँ कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो ये कह रहे थे कि जब इलेक्शन हुए और मोदी जो है वो वज़ीर आज़म बने कि अगर वज़ीर आज़म बन जाएंगे उससे पहले तो शायद पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे बेहतर हो जाएं। अब एक एक्सट्रीमिस्ट वाला हम एक देखते हैं बैकग्राउंड मोदी का, और फिर ये वाली एक्सपेक्टेशंस, वजह देखिए, मैं तो समझता हूं कि देखिए पाकिस्तान में एक जनरल कंसेंसस तो है कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने हैं, और सच्ची बात यह है कि एक ज़हनी तौर पे भी मुझे लगता है कि हम कुछ थोड़े सारे नीचे लग गए हैं और लगता है कि इंडिया बड़ी को डोमिनेंस है। ताकि मुझे तो अपने जो कराची के लोग हैं और कराची की पार्टियां रिप्रेजेंट करती हैं, वहां पे भी देखिए कई लोगों ने मुझे लिखा कि आप इंडिया में मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है, आप तो पाकिस्तान बैठे हुए। देखिए, सारे तो हमारे जो सारा यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग या मुहाजिर आया है उसके सारे लोग वहीं पे तो बैठे हुए हैं और उन्होंने कोई उस पर बात भी नहीं की है। और दूसरी बात ये थी कि देखिए हमारे जो फाउंडर्स थे उन्होंने ये वादा किया था कि हम पाकिस्तान तो बना रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान में हैं उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी होगा और हम उसके लिए खड़े होंगे। सो हम तो उन्हें बिट्रे करेंगे, कश्मीर के लोगों को, उन मुसलमानों को जो हिंदुस्तान में है, अगर हम उनके राइट्स के लिए बात नहीं करें। तो एक तो ये मैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने फॉर्मेशन कमांडर की जो आखिरी मीटिंग हुई उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो हालत ज़ार है उसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी की गई, और मैं इंतजार ही कर रहा हूँ कि हमारा फॉरेन ऑफिस उन फॉर्मेशन कमांडर्स की जो प्रेस रिलीज है उसके ऊपर आगे क्या बढ़ता है और उन मुसलमानों के लिए जो है फॉर्मल पाकिस्तान की कोई रियासती बयान आता है, चीज आती है जो अभी तक तो नहीं आई है। जहां तक अब इस बात का आपका ताल्लुक है कि क्या हिंदुस्तान जो है उसके ताल्लुकात वो बेहतर कर पाएगा, इसके चांसेस बड़े कम है। उसकी वजह यह है कि देखिए आप अपने नैरेटिव के, आप अपने बयानिया के कैदी हो जाते हैं। जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने इतना पाकिस्तान मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ कैंपेन की है कि अब उनकी पार्टी के अंदर एक कंसेंसस क्रिएट करना कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने हैं मुश्किल है। हालांकि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना हिंदुस्तान को उससे कहीं ज्यादा फायदा मंद है जितना पाकिस्तान को है, क्योंकि हमारे साथ ताल्लुकात के नतीजे में हिंदुस्तान की अफगानिस्तान के साथ और फिर सेंट्रल एशिया के साथ, नॉर्थ इंडिया की चाइना के साथ
एक लैंड जो है वो कनेक्शन जुड़ जाता है, जो कि उनकी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट कर सकता है। लेकिन इस वक्त चूंकि उन्होंने इतनी कैंपेन की है, और इस दफा ये भी ज़हन में रखिए कि कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी की प्राइम मिनिस्टरशिप की आखिरी टेन्योर है, और अब बीजेपी के अंदर भी एक लड़ाई होगी अगली जो लीडरशिप है उसके लिए। और उसमें जो लीडर इस वक्त सामने हैं, चाहे वो योगी आनंद हैं जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, या कि अमित शाह हैं, ये लोग जो हैं ये फिर बहुत कट्टरपंथी हैं, ये शिद्दत पसंद हैं, और ये नहीं मुझे लगता कि मोदी को अलाउ करेंगे कि वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें। अच्छा देखिए, ये तो चलो ठीक है, ज़ाहिर है उनकी पार्टी की बात है, या उनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर होगा, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर उस हद तक बंदा ज़्यादा उसको लेता है या उसको सीरियसली सस्टेन नहीं कर पाता, कि वजह ये होती है कि उसके आगे उसका एक करियर होता है। आप खुद ये बात कर रहे हैं कि उनका ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये लास्ट टेन्योर है, इसके बाद तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप उनके हिस्से में आनी नहीं है। तो क्या कहीं कोई चांस है कि मोदी जाने से पहले अपना कुछ इमेज बेहतर कर जाएं, कि जो बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जो जाने जाते थे, ऑल्दो कि ठीक है इंडिया में उन्होंने जिस से आपने कहा 6-7% पे वो ग्रो भी कर रहा था, बट स्टिल अपने इमेज की बेहतरी के लिए जाते जाते कि जी अब तो कोई पॉलिटिकली कुछ भी स्टेक पे नहीं है, कुछ बेहतर कर जाऊं, इसके कोई चांसेस हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि ये तो आप कह रही है ना, उनको इमेज का प्रॉब्लम है। वो तो समझते हैं कि उनका इमेज जो है वो इस वक्त ऐसा है कि वो बल्कि अभी तो उन्होंने एक बयान ये दे दिया कि मैं जब मेरी वालदा जिंदा थी तो मुझे लगता था कि मुझे मेरी वालदा ने जन्म दिया है, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मैं नाज़िल हुआ ऊपर से। और उन्होंने तो अपने आप को जो है वो बस परमात्मा ही बना दिया, जिस पे काफी उनका मजाक भी बना। और वो अब समझते हैं कि उनका बहुत बड़ा इमेज है, और स्पेशली जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उनके जो कारनामे हैं वो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। तो उनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मुसलमानों में बेहतर लगना शुरू हो या पाकिस्तान में बेहतर लगना शुरू हो। हिज प्राइमरी कंसर्न इज कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो हिंदू शिद्दत पसंदों की बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें वो अच्छे लगे। और उनका ख्याल है कि वो जो मंजर है वो उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया, सो इसलिए वो उनकी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो अगर आपको याद हो कि जब मनमोहन सिंह जो थे वो और परवेज मुशर्रफ साहब ने और मनमोहन सिंह ने फैसला किया कश्मीर के डिसॉल्व करने के ऊपर, तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने उसको सबोटैज कर दिया और वो नहीं करने दिया। सो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, और ये उम्मीद करना कि देखो ना, मेरे और आपके ताल्लुकात कैसे होंगे जब आप मुझे समझें कि मैं इम्प्योर हूं ही ना पाक, आप मेरे साथ एक हाथ में लाने को तैयार नहीं हो, इसलिए कि आप जो है वो आपका मजहब जो है वो खराब हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो अगर आप आपकी सोच ये है तो मेरे और आपके कैसे ताल्लुकात हों? जाहिर है कुछ बराबरी तो चाहिए ना, आप मेरा एहतराम, मिनिमम एहतराम तो करेंगे तो ताल्लुकात होंगे ना। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आखिर में चौधरी साहब ये जानना चाहूंगी कि पाक भारत तिजारत के हवाले से बड़ी बातें होती हैं, और अभी भी हमने देखा कि इस हुकूमत ने भी ये बात की कि भारत के साथ तिजारत होनी चाहिए, और फिर हम खामोश हो गए क्योंकि वहां से कोई जवाब नहीं आया। आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है ना, हम बिल्कुल समझते हैं, मौजूदा हुकूमत की तो खैर मुझे समझ ही नहीं है, ये इतना ज्यादा यूएई के सामने, सऊदी अरेबिया के सामने जो है वो लेटते हैं, और जो हिंदुस्तान के साथ भी उनका रवैया जो है वो यही है। इस तरह नहीं होते मुल्कों में। देखिए, मुश्किलें भी होती हैं, डेफिनेटली हमारे यहाँ मुश्किलें हैं, लेकिन कम से कम को बेसिक इज्जत नफ्स रखनी होती है। अभी आप देखिए, नवाज शरीफ साहब ने तो एक गुड फेथ में ही बुलाया था नरेंद्र मोदी साहब को जब उनकी 89 की शादी थी, लेकिन आप देखिए कि मोदी साहब ने उनका कैसे मजाक उड़ाया अपनी जो है वो इलेक्शन कैंपेन में। तो इस तरह जब आप लेट के और बिल्कुल अपने करेक्टली करेंगे और आगे से आपको जो है वो ठेंगा दिखा दिया जाए, तो इससे जाहिर है कि एक पाकिस्तान की आवाम की जो है वो इंसल्ट होती है। इसलिए हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को बड़ा सोच समझ के ये बात जो है वो करनी चाहिए। देखिए, इसमें फायदा जो है ये जहन में आप रखें कि हिंदुस्तान का फायदा ज्यादा है ट्रेड में, क्योंकि अल्टीमेटली सेंट्रल एशिया, चाइना उनके ऊपर ओपन होता है। हमारा भी फायदा है, पंजाब को स्पेशली क्योंकि लैंड लॉक्ड है, उनको फायदा है कि वो ट्रेड होती है, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं है जो हिंदुस्तान को वैल्यू मिलेगी। और ये जिस तरह से मैंने आपसे अर्ज किया, एक मिनिमम रिस्पेक्ट जो है वो अगर ये हुकूमत पाकिस्तान के जो कर्ता धर्ता है उनको एक्सटेंड करे, फिर आप आगे बढ़े। अगर वो नहीं करते तो फिर देखें, हमने 75-76 साल गुजार लिए हैं बगैर, तो फिर आगे भी गुजर जाएंगे, क्या मसला।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके टाइम का। और जो इंडिया के इस वक्त इलेक्शन के बाद जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, और क्या ये उम्मीद एक दफ़ा फिर की जा सकती है नरेंद्र मोदी से कि जी जब अगर दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे, बावजूद इसके कि अब ज़ाहिर है वो उतने ताकतवर वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे जितने ताकतवर वो पिछले 2 अदवार में थे, क्योंकि इस दफ़ा वो इत्तेहादियों के बलबूते पर होंगे, और जब इत्तेहादियों के बलबूते पर हुकूमत बनाते हैं तो फिर इत्तेहादी वक्त पड़ने पर किस तरह से आंखें दिखाते हैं, ये पाकिस्तान से बेहतर और हमसे बेहतर कौन जानता है। तो इसलिए ये जवाब शायद ना में ही होगा। उनका जो इमेज है वो इमेज ही आगे भी कंटिन्यू करेगा, और वो मेरा ख्याल है वो बदर भी नहीं करते कि उनका इमेज इसमें कोई तब्दील हो। फवाद चौधरी इसमें बड़ा मुफस्सल उन्होंने तजिया दिया। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।